हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनसीएफ के बारे में और कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ पॉइंट्स के बारे में, जो कि हम इससे पहले हिंदी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। बस एज़ इट इज़ क्या है, उसका ट्रांसलेशन है। जिसने हिंदी पेडागॉजी को अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, उसको इंग्लिश पेडागॉजी में ज़्यादा कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी। बस एक ट्रांसलेटेड फॉर्म है। हिंदी पेडागॉजी का ट्रांसलेटेड फॉर्म कौन है? इंग्लिश पेडागॉजी। जिसने इंग्लिश पढ़ ली, जिसको इंग्लिश समझ में आ गई, उसको हिंदी समझ में आ जाएगी। जिसको हिंदी समझ में आ गई, वो इंग्लिश को आराम से कर लेगा। तो चलिए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के बारे में। तो एनसीएफ 2005 का क्या कहना है इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है एनसीएफ 2000, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज़ सेकेंड लैंग्वेज। कि इंग्लिश को एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में रखा गया है। एनसीएफ 2005 का मानना है कि इंग्लिश इंग्लिश को किस रूप में रखा है, मतलब प्राथमिक भाषा जो होगी हमारी वो हिंदी होगी और सेकेंड लैंग्वेज जो होगी वो हमारी इंग्लिश होगी। सेकेंड पॉइंट है इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। जो बहुभाषी देश हैं, बहुभाषी देश अर्थात जो लाइक इंडिया, मतलब भारत में कैसी है, बहुभाषिता बोली जाती है। हर स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। स्टेट छोड़िए, हर एक सिटी में अलग अलग भाषाएं लगभग बोली जाती हैं इंडिया में। तो वहाँ पर जो ऐसी कंट्री हैं जो मल्टीलिंगुअल कंट्री हैं, वहाँ पर इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। अर्थात जो प्राइमरी लैंग्वेज होती है वो हिंदी रहती है और सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश सिखाया जाता है, जो कि इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है। तो इसीलिए इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है। थर्ड पॉइंट है मल्टीलिंग्विज्म इज रिसोर्स। मल्टीलिंग्विज्म क्या है? बहुभाषिता क्या है? एक तरह का रिसोर्स है। क्या है? एक तरह से का रिसोर्स है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार 3 चीज़ें बताई गई हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड द थर्ड पॉइंट इट मल्टीलिंग्विज्म इज़ अ रिसोर्स। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार OLA अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 की ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अनुसार, भारतीय संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अनुसार इंग्लिश को एक क्या माना गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दी गई है। किसके अनुसार? आर्टिकल 343(2) के अनुसार। किसके अनुसार? आर्टिकल 343(2) के अनुसार। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई है वो हिंदी को मानी गई है। किस आर्टिकल के थ्रू मानी गई है? 343(1) के अनुसार। तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है और ज़रूर पूछा जाता है कि हिंदी को किस आर्टिकल के थ्रू वरीयता मिली है ऑफिशियल लैंग्वेज की? तो आर्टिकल 343(1) के थ्रू वरीयता मिली है। और अगर ये पूछ लेता है इंग्लिश को किस आर्टिकल के थ्रू वरीयता मिली है, तो 343(2) के तहत इंग्लिश को वरीयता मिली है। कौन से एक्ट? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ये भी पूछ लेता है कि किस आर्टिकल 343(2) के तहत किस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आया था, किस सन में आया था? तो 1963 में आया था। ठीक है। बात करते हैं अब नॉम चॉम्स्की का क्या कहना है लैंग्वेज के बारे में। इससे पहले हिंदी पेडागॉजी में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो वही हम आपसे बता रहे हैं कि जो हिंदी पेडागॉजी जिसको समझ में आ गई है, जिसने अच्छे से पढ़ रखी है, बस एज ए ट्रांसलेटेड फॉर्म है इंग्लिश पेडागॉजी। क्या है? ट्रांसलेटेड फॉर्म है। बस आपको कुछ बातें अगर बस प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे, अगर ट्रांसलेशन कर लेंगे तो आसान ही रहेगी आपको इसके इंग्लिश पेडागॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है। नॉम चॉम्स्की का क्या कहना है? द आइडिया that children are born with an innate ability to acquire language। अर्थात जो बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होने के साथ साथ उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सके, लैंग्वेज को ग्रहण कर सके, अच्छे से ग्रहण कर सके, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं हिंदी पेडागॉजी में। तो इंग्लिश में बात करते हैं तो बस यही होगा। जब उसको ट्रांसलेट कर देंगे तो द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विथ एन इनिशिएट कैपेबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज।
अब नोम चॉम्स्की ने और किसकी बात की थी, पढ़ चुके हैं, एलईडी की बात की थी। एलईडी क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, भाषा जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाषा अर्जन यंत्र, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, भाषा अर्जन यंत्र होता है, ये गिवन बाय चॉम्स्की। थर्ड पॉइंट इज एलईडी इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव और क्रिटिकल टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स, कि जो 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 एलईडी होता है अर्थात भाषा अर्जन यंत्र होता है वो 5 वर्ष तक क्या होता है, अधिक जो प्रभावी होता है, कि बच्चे जो होते हैं उनकी जो शुरुआती एज होती है 5 साल तक की जो एज होती है उसमें बच्चों की जो भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, सबसे प्रभावशाली होती है या सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब लैंग्वेज स्किल के बारे में बात कर लेते हैं। लैंग्वेज स्किल हिंदी पेडागॉजी में बात कर चुके हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी बताई थी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। अब लिसनिंग उसमें बात कर चुके हैं हिंदी पेडागॉजी में कि लिसनिंग और रीडिंग अर्थात सुनना और पढ़ने को किसको बोला गया, गत्यात्मक कौशल बोला गया। क्या बोला गया है, गत्यात्मक कौशल बोला गया है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं रिसेप्टिव और पैसिव स्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैसिव स्किल बोलते हैं। और स्पीकिंग अर्थात बोलना, राइटिंग अर्थात लिखना, बोलने और लिखने को प्रोडक्टिव, एक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव, एक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। क्या बोलते हैं, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल बोलते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी स्किल। तो प्राइमरी स्किल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होती है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये प्राइमरी स्किल के थ्रू आ जाती है। रीइंफोर्समेंट स्किल अर्थात पुनर्बलन जो कौशल है हम लोग का, उसमें क्या आती है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जैसे बताया था आपको, पुनर्बलन किससे दिया जाता है, बोल कर दिया जाता है अर्थात लिख कर दिया जाता है। बोल कर देना अर्थात जब बच्चा टीचर कोई सवाल पूछता है, बच्चा उसका जवाब देता है तो टीचर का जो उनको पुनर्बलन देते हैं कि अच्छा किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छा बताया, इस तरह से जो बोलते हैं जो टीचर उनको क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट, जैसे गुड, वेरी गुड, इस तरह से बहुत अच्छा, उच्च प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन, इस तरह से रीइंफोर्समेंट स्किल बोलते हैं। तो उसमें स्पीकिंग या लिख कर दे देते हैं, जैसे कोई काम दिया था, अगर बच्चे ने सही किया तो गुड, वेरी गुड, इस तरह से क्या होता है, बच्चा लिख देते हैं। टीचर क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट करते हैं अर्थात पुनर्बलन देते हैं बच्चों को। ठीक है, साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है, साइकोलॉजिकल सीक्वेंस भी पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या बताया था हिंदी पेडागॉजी में कि साइकोलॉजिकल अर्थात जो मनोवैज्ञानिक क्रम है किसका, भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, वही है LSRW अर्थात लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये कौन से हैं, ये कौन सा क्रम है, सीक्वेंस है, साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सब स्किल ऑफ राइटिंग, मतलब राइटिंग की सब स्किल क्या है, मतलब लिखने की जो लिखना, जब हम लिखते हैं तो लिखने की सब स्किल क्या है, अर्थात लिखने से क्या होता है, क्या इम्प्रूवमेंट होता है, इस बारे में है। तो लिखने में ट्रांसक्राइबिंग अर्थात टाइप करना, जब लिखते हैं, जब मोबाइल में जब टाइपिंग स्पीड, जब कोई चीज़ लिखते हैं तो हमारी टाइपिंग स्पीड क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। या कोई नोट लिखते हैं पेपर में, या कोई हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, किसी सिलेबस को लिखते हैं, तो ज़्यादा लिखने से क्या होता है, नकल करने की क्षमता अर्थात लिखने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। पैराफ्रेजिंग अर्थात पैराफ्रेजिंग मतलब फ्रेज को पढ़ने की, लिखने की क्षमता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। सब स्किल ऑफ रीडिंग क्या है, प्रिडिक्शन अर्थात, प्रिडिक्शन का अर्थ ये है यहाँ पर कि रीडिंग जब करते हैं तो जैसे हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो पैराग्राफ शुरू करने में हम देखते हैं कि 5 मिनट में कितना पैराग्राफ हो जाएगा, एक प्रेडिक्शन देते हैं कि हाँ 5 मिनट में ये एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात हमने क्या किया, उस पैराग्राफ को क्या कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया एक टाइम के अकॉर्डिंग कि हाँ कि ये पैराग्राफ ये चैप्टर इतनी देर में समाप्त हो जाएगा या इतनी क्लासेस में समाप्त हो जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रिडिक्शन अर्थात रीडिंग की 2 सब स्किल यहाँ पे बताई गई, प्रेडिक्शन और दूसरा इन्फरिंग अर्थात निष्कर्ष निकालना। जब सीधी सी बात है, जब प्रेडिक्ट कर देंगे तो उसमें से यही निष्कर्ष निकलेगा कि इसको इतनी देर में समझा जा सकता है या इसको इतनी देर में क्या किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। तो सब स्किल, रीडिंग की सब स्किल क्या है, प्रेडिक्शन और इन्फरिंग है। क्या है, प्रेडिक्शन। और ये मीनिंग खास तौर पर याद रखिएगा, अगर ये मीनिंग नहीं याद कर पाए आप तो इंग्लिश पेडागॉजी में कुछ नहीं है, बस आपको प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए और मीनिंग्स आनी चाहिए उसकी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब बात करते हैं रीडिंग की, तो रीडिंग 2 टाइप्स की होती है, पहले भी पढ़ चुके हैं। एक लाउड रीडिंग होती है, एक साइलेंट रीडिंग होती है। लाउड रीडिंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, अर्थात कोई चीज़ है, कोई पैराग्राफ है, जब हम पढ़ते हैं, तेज़ तेज़ से पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो बोलने की क्षमता होती है, अर्थात जो प्रोनाउंसिएशन स्किल होती है, वो इम्प्रूव होती है। तो इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन स्किल। नेक्स्ट है लाउड रीडिंग इज़ हेल्पफुल इन शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग, अर्थात अगर कोई छोटा, अभी पता चला कि हम लोगों को दे दिया गया कि 2-2 3-3 पेजेस पढ़ने हैं, तो वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी अपेक्षाकृत शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग के लिए। शॉर्ट टेक्स्ट ज़्यादा, जैसे हम लोग अमूमन देखते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम होगा, कि कोई व्यक्ति है, अगर उसका नाम है कोई छोटा सा नाम होता है, तो हम बड़े आराम से बोल देते हैं, अरे राहुल, मतलब इस तरह से जब बोलते हैं, किसी का नाम चिल्लाते हैं, राहुल जब जैसे हमने उच्चारण किया राहुल शब्द का, तो इसको लाउड रीडिंग के थ्रू एकदम क्लियर और तेज़ आवाज़ जा सकती है। तो मतलब शॉर्ट टेक्स्ट में राहुल, या किसी को बोला या किसी का नाम मान सपोज करिए दीनानाथ, तो इतनी तेज़ी से इसकी रीडिंग इतना लाउड नहीं जाएगी, जितनी लाउड और राहुल की आवाज़, राहुल से आवाज़ निकलेगी, उतनी लाउड दीनानाथ से नहीं निकलेगी। तो यही बात है कि लाउड रीडिंग इज़ हेल्पफुल इन शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग, मतलब छोटे जो सेंटेंसेस हैं, छोटे जो वाक्य हैं, उनको बोलने के लिए लाउड रीडिंग इफेक्टिव है। बट साइलेंट रीडिंग इम्प्रूव स्पीड एंड कंसंट्रेशन। जो साइलेंट रीडिंग होती है, अर्थात मौन रीडिंग होती है, मन में जब पढ़ते हैं हम लोग, तो इससे हम लोग की पढ़ने की स्पीड बढ़ती है और कंसंट्रेशन क्या होता है हम लोग का, इम्प्रूव होता है। एंड पॉइंट इज साइलेंट रीडिंग इज़ हेल्पफुल इन लॉन्ग टेक्स्ट रीडिंग। लॉन्ग टेक्स्ट रीडिंग में साइलेंट रीडिंग ज़्यादा, जैसे साइलेंट रीडिंग में ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम किसी के टॉपिक को पढ़ सकेंगे। यही शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग में हम ज़्यादा देर तक नहीं बोल सकते या थकान महसूस होने लगती है। इसीलिए लाउड रीडिंग जो होगी वो शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग होगी, और जो साइलेंट रीडिंग होगी वो लॉन्ग टेक्स्ट रीडिंग होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। कल इसके आगे चर्चा करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। ज़्यादा घबराना नहीं है इंग्लिश से, वही मैंने बार बार बोला आपसे कि जिसने हिंदी पेडागोगी अच्छे से पढ़ ली, वो इंग्लिश को आराम से कर लेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।